नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर एजेंसियों के मुताबिक इमरान खान साहब के कराची के जलसे में कितने लाख अफराद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इमरान खान साहब से जो ताज़ा तरीन राब्ता किया गया, इस राब्ते पर अब खान साहब ने क्या तहलका खेज जवाब दिया है। चौधरी परवेज इलाही के बाजू तोड़ने के बाद उनके खिलाफ क्या नया एक्शन और नया ऑपरेशन किया गया और किस तरीके से उन्हें खून में लथपथ कर दिया गया। पीर के रोज क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बनी गाला में एक अहम तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और एक बहुत अहम खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कराची के जलसे में कितने लाख अफराद शरीक थे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं और ये खबर एक आला तरीन सतह के राब्ते के मुतल्लिक है, यानी इंतहाई जो इस वक्त पाकिस्तान की नाजुक सूरत हाल है और पेचीदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में एक आला तरीन सतह का राब्ता हुआ है और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। यही खबर शहबाज शरीफ से भी जुड़ी है और ये राब्ता आला तरीन फौजी क़यादत की जानिब से किया गया और अब इस हवाले से एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है और ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक मालूमात पहले सामने नहीं आई थी। जिन्होंने आला तरीन सतह पर खान साहब से ये राब्ता किया था, उन्होंने भी इन मालूमात को राजदारी में रखा। इसकी 3 वजूहात थी और खान साहब की जानिब से भी इस मामले को राजदारी में रखा गया और इसकी भी कुछ मखसूस वजूहात थी। लेकिन अब इस पूरे मामले के मुतल्लिक जो कलीदी मालूमात हैं और जो अहम तरीन मामलात हैं वो सामने आ गई हैं। अब इस आला तरीन राब्ते के मुतल्लिक 2 नए इंकशाफात हुए हैं और 2 नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो पहले मंजरे आम पर नहीं लाए गए थे, लेकिन अब इन दोनों हकायक की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इमरान खान साहब से किए गए इस राब्ते का ताल्लुक सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल बाजवा ने कोई इमरान खान साहब से राब्ता किया हो, बल्कि ये एक ऐसे मामले के मुतल्लिक राब्ता था जहां दीगर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान यानी एयरफोर्स के सरबराह, नेवी के सरबराह और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी ने भी मौजूद होना था और आप कह सकते हैं कि पूरी अस्करी क़यादत यहाँ मौजूद होती। और इसी राब्ते में इमरान खान साहब को एक ख़ास मकाम पर बुलाया गया था। इस तरह के राब्ते बहुत रेयर होते हैं, बहुत गैर मामूली होते हैं और इस तरह के मकाम पर इस तरह की मुलाकातें होना कोई मामूल का काम नहीं। लेकिन बहरहाल खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी उनसे राब्ता किया गया और उन्हें बुलाया गया। अब खान साहब को अस्करी क़यादत की जानिब से ऐन उस वक्त बुलाया गया जब फौज का एक आला तरीन सतह का इजलास हुआ। ये इंतहाई कलीदी नोयत का अहम तरीन इजलास था। आप कह सकते हैं कि पिछले 6 माह के दौरान होने वाली फौज की ये सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। इसमें फौज के आला तरीन अफसरान मौजूद थे। तमाम कोर कमांडर्स भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे और ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ, ऐसे नाजुक वक्त में हुआ जब पूरा मुल्क शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और जाहिर है कि फौज भी इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रही थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो अवाम है
اب وہ فوج سے بھی گلے شکوے کر رہی تھی، یعنی کچھ لوگ انڈائریکٹلی اشاروں کنایوں میں شکوے کر رہے تھے فوج سے، اور کچھ لوگ ڈائریکٹلی فوج سے شکوے شکایات کر رہے تھے۔ اب اس پوری سچویشن میں جو بہت نازک صورتحال تھی، اس نازک صورتحال میں عسکری قیادت کی جانب سے عمران خان صاحب سے رابطے کی خبر آئی اور خان صاحب کو عسکری قیادت کی جانب سے ایک دعوت دی گئی۔ اس حوالے سے اطلاع یہ آئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے عمران خان صاحب کو افطار پر بلایا گیا، اور یہاں پر دیگر جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں انہوں نے بھی موجود ہونا تھا، لیکن اب پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے اس معاملے پر ایک جواب دیا ہے۔ انہوں نے اپنے رفقا سے مشاورت بھی کی، اور اب انہوں نے پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق اس تقریب میں جانے سے معذرت کر لی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز قسم کی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں بنی گالہ میں ہونے والی ایک اہم ترین اور تہلکہ خیز ملاقات کے متعلق ہے۔ اس ملاقات کی ٹائمنگ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور اس ملاقات سے پہلے ایک ایسا کام ہوا جو بہت غیر متوقع تھا، بہت ان امیجنیبل تھا، بہت ہی غیر معمولی تھا، اور اسی وجہ سے یہ میٹنگ بہت زیادہ اہمیت بھی اختیار کر گئی۔ اب یہ میٹنگ ایک پیغام رساں کی اہم ترین پیغام رسانی کے بعد ہوئی، اور یہ ایک ایسا پیغام رساں ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان پیغام رسانی کے لیے معروف بھی ہے، یعنی راولپنڈی جو طاقتور حلقوں کا شہر ہے، جو فیصلہ ساز حلقوں کا شہر ہے، وہاں سے یہ کچھ پیغامات اسلام آباد پہنچاتا ہے، اور اسلام آباد سے کچھ پیغامات لے کر راولپنڈی لے کر جاتا ہے۔ اب خان صاحب کی حکومت گرنے سے 72 گھنٹے پہلے بھی اس پیغام رساں نے 3 اہم ترین نوعیت کے جو پیغامات تھے وہ راولپنڈی پہنچائے تھے، یعنی طاقتور حلقوں کو پہنچائے تھے، آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچائے تھے، اور پھر کچھ جوابی پیغامات لے کر بھی یہ پیغام رساں اسلام آباد پہنچا تھا، اور ان جوابی پیغامات کو خان صاحب کے سامنے رکھا گیا تھا۔ آخری 72 گھنٹے میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی تھی۔ اب اس پوری سچویشن میں بنی گالہ میں جو ملاقات ہوئی، جس کے متعلق ہم نے آپ سے ذکر کیا، اس ملاقات میں ٹیبل پر 2 آپشنز رکھے گئے، اور یہ آپشنز کیوں رکھے گئے، اس کی 2 بڑی خاص وجوہات بھی تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت عوام کا جو سونامی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جس طریقے سے تاریخی جلسے ہو رہے ہیں، یہ تاریخی جلسے شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کو بہا کر لے جا سکتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت اداروں کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، ادارے بھی اس سچویشن کی ہیٹ محسوس کر رہے ہیں، تپش محسوس کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس پوری سچویشن میں ایک طرف خان صاحب تھے ٹیبل کے، اور دوسری طرف پیغام پہنچانے والی اور پیغام لانے والی شخصیت تھی، اور خان صاحب کو 2 پیغامات دیے گئے۔ یہ دونوں پیغامات بہت ہی اہم نوعیت کے تھے۔ اب اگر کسی بھی لیڈر کے سامنے، یعنی خان صاحب کے سوا کسی اور لیڈر کے سامنے یہ پیغامات رکھے جاتے تو شاید وہ لیڈر بہت آسانی سے ان میں سے ایک آپشن کو آپٹ کر لیتا، اس آپشن پر عمل درآمد کر لیتا اپنے وقتی سیاسی فائدے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک تو خان صاحب کو یہ آپشن دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نئے الیکشن کے معاملے پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح کی عوامی مہم چلا رہے ہیں اس کی ٹون نرم کر دیں، یعنی خان صاحب اپنا جو لب و لہجہ ہے اس کو نرم کر دیں۔ دوسری خان صاحب سے درخواست یہ کی گئی کہ قومی اسمبلی سے استعفوں کا جو فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یہ استعفے واپس لیے جائیں، کیونکہ اس کی صورت میں ایک بہت بڑا بحران ملک کے اندر مزید پیدا ہو جائے گا، اور اگر خان صاحب یہ استعفے واپس لے لیں اور اپنی ٹون کو نرم کر لیں تو پھر مستقبل قریب میں ان کے لیے سچویشن بڑی فیوریبل ہو سکتی ہے، بہت مناسب ہو سکتی ہے، اور مستقبل قریب میں ان کے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خان صاحب نے یہ آپشن سنے،
इन ऑप्शंस को परखा, इन ऑप्शंस के ऊपर अपने रफ़्क़ा से मशावरत की और फिर अपना फ़ैसला सुना दिया। और ये फ़ैसला बहुत से हलकों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि खान साहब इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी इस किस्म का फ़ैसला करेंगे। और खान साहब ने फ़ैसला ये सुनाया कि हम किसी भी सूरत कौमी असम्बली में नहीं रहेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हम नहीं बैठेंगे। और दूसरा, हकीकी आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद मैंने शुरू की है, ये जिद्दोजहद हर सूरत में मैं इसी पेस पर जारी रखूँगा, इसी रफ्तार पर जारी रखूँगा। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत ही अजीब किस्म की खबर आई है, जिसे कुछ हल्के इंतहाई घिनौनी किस्म की पेशरफ्त करार दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हल्के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से होने वाली इस पेशरफ्त पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। तो मामला यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और ये फैसला चीफ जस्टिस और उनके 5 रुकनी बेंच की जानिब से किया गया है। और एक ऐसी सूरत हाल में जब हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए खान साहब की हुकूमत वफाक में गिर चुकी, जब हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए और ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में भी गिर चुकी, तो इस पूरी सूरत हाल में अब जाकर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि वो मुनहरिफ अरकान की तायात नाअहली के केस के मुतल्लिक, यानी वो केस जो कि खान साहब ने दाखिल किया था, अब सुप्रीम कोर्ट उस केस की समाअत करेगी। यानी एक गैर कानूनी अमल के ज़रिए हुकूमतें गिर चुकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब जागी है। वो सुप्रीम कोर्ट जो रात को 1 बजे और इतवार वाले दिन भी खान साहब की हुकूमत का घेरा तंग करने के लिए खुल गई थी, अब पीर को वो इस मामले पर समाअत करेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम तरीन नुक्ता और भी है, और वो नुक्ता यह है कि सदारती रेफरेंस पर अब तक समाअत पेंडिंग है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी और तहलकाखेज इतला और भी आई है, और ये जो खबर है ये असल में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ ऑपरेशन के मुतल्लिक है। और इस हवाले से 3 नई तहलकाखेज वीडियो सामने आई हैं, और पहली मर्तबा इस पूरे एक्शन के मुतल्लिक कुछ नई सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। यानी पहले जो पंजाब असेंबली से फुटेजेस सामने आई थी, पहले जो वीडियो सामने आई थी, उन वीडियो से ये वीडियोस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इन फुटेजेस में 5 किरदार नज़र आ रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून का एक रुकने पंजाब असेंबली भी नज़र आ रहा है, जिसकी फुटेज मोनिस इलाही ने भी ट्विटर पर शेयर की है। अब ये जो 5 अलग से किरदार हैं, ये ऐसे किरदार हैं जिनको पहले किसी ने नहीं देखा था, इन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता। आम तौर पर होता यह है कि इस किस्म की सिचुएशन में जब सीसीटीवी फुटेजेस में इस किस्म के किरदार नज़र आते हैं, तो बाद में पता चलता है कि इनकी एक आइडेंटिफिकेशन थी, लेकिन इन किरदारों को अभी तक कोई पहचान भी नहीं सका था। और ये वीडियोस एक ऐसे वक्त में सामने आई जब नून लीगी अरकान और पुलिस एहलकारों ने चौधरी परवेज़ इलाही पर हमला करके उनके बाजू भी तोड़ दिए, उनके सर पर चोटें भी आईं, और उन्हें सांस की बहाली के लिए ऑक्सीजन मास्क भी पहनना पड़ा। और फुटेजेस में उनका जो बाजू है वो खून में लथपथ भी देखा जा सकता है। अब उसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को गिरफ्तार भी किया गया, उन्हें मारा पीटा भी गया, और उल्टा पुलिस ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के खिलाफ ही और चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ ही कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जिसकी बहुत मजम्मत की जा रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे तहलकाखेज खबर है, वो आपके सामने रखते हैं, और ये खबर वफाकी ताकतवर एजेंसियों के मुतल्लिक है, और खान साहब का जो कराची का जलसा था उसके हवाले से है। तो आपको बताते हैं कि खान साहब के कराची के जलसे में कितने लाख अफराद शरीक हुए और ताकतवर एजेंसियों ने क्या फिगर दिया है। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके ज़ेरे असर जो वफाकी एजेंसियां हैं, उनके मुताबिक जलसे में कितने अफराद शरीक थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और वफाक के तहत जो भी एजेंसियां होती हैं वो हमेशा इस किस्म के जलसों के मुतल्लिक तादाद कम ही बताती हैं। तो वफाक के ज़ेरे असर एजेंसियों के मुताबिक भी इस जलसे में 2 लाख से ज़ायद अफराद शरीक थे, जो ज़ाहिर है कि अभी तादाद कम करके बताई गई। इसके बाद जो स्पेशल ब्रांच है
اس کے مطابق اس جلسے میں 3.25 لاکھ لوگ شریک تھے، یعنی 3.25 لاکھ کا فگر اسپیشل برانچ نے دیا، جبکہ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق اسی جلسے میں 5 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ لیکن یہاں جو سب سے مصدقہ انفارمیشن ہے، جو سب سے سرٹیفائیڈ انفارمیشن ہے، جو ڈیٹا کی بنیاد پر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹی وی کے سوا، یعنی ٹی وی پر جنہوں نے یہ جلسہ دیکھا اس کے سوا صرف آن لائن یوٹیوب پر، فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور انٹرنیٹ کے دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں، وہاں کوئی 3.25 کروڑ کے قریب پاکستانیوں نے، جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے اس جلسے کو براہ راست دیکھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔